हेलो स्टूडेंट्स, सभी को नमस्कार। मैं मनीष कुमार गुप्ता संकल्प क्लासेज में आप लोग का स्वागत करता हूं। पिछले 2-3 दिन से वीडियो नहीं बन पा रहा था, सॉरी, इसके लिए माफ़ी चाहता हूं। थोड़ा सा लेट हो गया है, खैर कोई नहीं। चलिए, तो पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था शेर शाह के जीवन के बारे में। तो उसके जो बचे हुए आपका टॉपिक रह गया था शेर शाह के प्रशासन, ठीक है, उसको मैं आज आपके सामने लेकर आया हूं। तो प्रशासन से भी कभी कभी क्वेश्चन कर दिया करता है, इसलिए हम लोग शेर शाह को पूरा डीपली नॉलेज लेंगे। पहले तो उसके जीवन के बारे में नॉलेज ले चुके हैं, आज हम लोग लेंगे शेर शाह के प्रशासन के बारे में नॉलेज। क्या क्या पढ़ेंगे इसमें, तो जरा सा देख लेते हैं। तो इसमें पढ़ेंगे हम लोग केंद्रीय प्रशासन, ठीक है, उसका जो मंत्री विभाग होता है। फिर उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग उसका प्रांतीय शासन कैसा था। फिर उसके बाद पढ़ेंगे अर्थव्यवस्था, और उसके बाद सड़क एवं सराय, और आगे आएंगे तो न्याय और उसका गुप्तचर, सैनिक व्यवस्था कैसा था, और कुछ शहर और इमारतें भी बनाए थे। तो इस तरीके से हम लोग सारे टॉपिक को डील करेंगे आज। तो आइए समझते हैं कि शेर शाह का प्रशासन कैसा था। तो केंद्र में तो अपने स्वयं प्रशासन चला रहे थे, लेकिन अब सभी जगह खुद मतलब कि शासन व्यवस्था नहीं चला पाएगा कोई भी राजा। जैसे आज के ही दौर में देख सकते हैं कि केंद्र में कौन होता है, तो प्रधानमंत्री होता है। राज्य में कौन होता है, तो चीफ मिनिस्टर होता है। और निचले स्तर पे आएंगे तो फिर उसके बाद ब्लॉक पर चलाते हैं। उसी तरीका से इसने केंद्रीय प्रशासन के 4 विभाग बनाए हुए थे। अब देखिए, केंद्र का प्रशासन जो मेन होता है वो तो खुद स्वयं सुल्तान रहते थे, लेकिन कुछ विभाग होते हैं जिनके द्वारा प्रशासन को चलाया जाता है। तो पहले के जमाने में, शेर शाह के जमाने में, कौन से विभाग को क्या कहा जाता है उसके बारे में हम लोग जानकारी लेते हैं। आइए देखते हैं। मंत्री विभाग एक केंद्रीय स्तर पर, तो दीवाने वजारत, दीवाने वजारत को बोला जाता था लगान राजस्व विभाग, जहां से टैक्स की वसूली हो जाती थी भूमि कर से, उसी को बोला जाता है लगान राजस्व, और उसका जो लैंग्वेज था दीवाने वजारत। फिर उसके बाद दीवाने आरिज, ये क्या था भाई, तो सैन्य संगठन था। सैन्य संगठन मतलब कि सेना के देख रेख रख रखाव के लिए, सेना में भर्ती के लिए जो विभाग बनाया गया था उसे दीवाने आरिज बोला जाता है। फिर उसके बाद है आपका दीवाने रसालत, उसको क्या बोला जाता है, तो विदेशी मामले, विदेश मामले का जो विभाग होता था, विदेश से वार्तालाप किया जाता था, उसको बोला जाता है दीवाने रसालत। फिर उसके बाद है दीवाने इंसा, दीवाने इंसा ये क्या है, तो पत्र व्यवहार और सुल्तान के आदेश के अनुसार पत्र लिखा जाता था, उसी को बोला जाता है, उस विभाग को आपका दीवाने इंसा। उसके बाद और आगे आइए तो 5वां आपका न्यायाधीश, तो दीवाने काजा जो होते थे वो न्यायाधीश विभाग से संबंधित था। अब दीवाने काजा न्यायाधीश, हालांकि सबसे जो केंद्रीय स्तर पे सबसे जो बड़ा न्यायाधीश होता था वह स्वयं जो है मतलब कि सुल्तान हुआ करता था, राजा हुआ करता था। लेकिन निचली इकाई में न्याय करने के लिए विभाग बनाया गया था न्यायाधीश, जिसका नाम रखा गया दीवाने काजा। उसके बाद गुप्तचर, तो गुप्तचर को बोला जाता है दीवाने वरिज, गुप्तचर विभाग होता है गुप्तचर विभाग, मतलब कि राजा के बारे में कौन क्या बोल रहा है, राजा के खिलाफ कोई षड्यंत्र नहीं रचा जा रहा है, इसके लिए एक विभाग बनाया गया जिसको बोला जाता है दीवाने और गुप्तचर। अब आते हैं प्रांतीय शासन। तो साम्राज्य जो है शेर शाह का कई भागों में बटा हुआ था। चलिए, वो कौन कौन सा भाग में, तो साम्राज्य तो उसको प्रांत भी बोला जाता था, प्रांत को सूबा और एकता सब एक ही चीज है। अब आइए, प्रांत का जो निचला हिस्सा होता था उसको बोला जाता था सरकार, सरकार बोला जाता था, मतलब कि इसको जिला भी कह सकते हैं। चलिए, तो जिला में प्रशासन के लिए कुछ विभाग बनाया गया था, जरा सा समझ लेंगे इसमें। सिकदार ए सिकदरा, सिकदार ए सिकदरा, ये हुआ आपका सैनिक अधिकारी का विभाग, कौन स्तर पर, तो सरकार स्तर पर, जिला स्तर पर। फिर उसके बाद मुंसिफ है मुंसिफा, एक क्या होता था, तो न्यायिक अधिकारी होते थे सरकार स्तर पर, जिला स्तर पर, ठीक है। चलिए, उसके बाद और निचले स्तर पे आते हैं परगना। तो परगना क्या होता है, तो जस्ट लाइक समझिए आपका ब्लॉक लेवल, ठीक है। तो परगना, तो परगना में भी आपका कुछ पोस्ट दिया गया, एक सिकदार का पोस्ट दिया गया और एक मुंसिफ
फतेदार का पोस्ट, ठीक है। तो सिकदार का मतलब परगना विभाग में भी ब्लॉक स्तर पर भी एक सैनिक अधिकारी हुआ करते थे, और उसके बाद एक और मुंशी था, मतलब कि परगना पर न्यायिक अधिकार होते थे। उसके बाद एक फतेदार जिसे खजांची बोला जाता था, टैक्स को वसूल कर राजा के यहाँ भेजना, और दो उसका लेखा जोखा करने के लिए क्लर्क हुआ करते थे। चलिए उसके बाद और नीचे आते हैं तो गांव की जो सबसे प्रशासन की सबसे छोटी इकाई गांव होता था, ठीक है। तो गांव शासन की सबसे छोटी इकाई होती थी। अब आगे आते हैं तो अर्थव्यवस्था। तो अर्थव्यवस्था क्या था उस समय का? तो उस समय का अर्थव्यवस्था सबसे जो प्रमुख साधन था वो भूमि से था, मतलब भूमि से जो टैक्स लिया जाता था वही उस समय का प्रमुख साधन था। देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि आय का प्रमुख साधन भूमि कर, मतलब कि भूमि से जो टैक्स हुआ करता था वही उसका प्रमुख साधन था। इसके अतिरिक्त व्यापार टैक्स, व्यापार कर, टकसाल, युद्ध का लूटा हुआ भाग, उसके बाद जजिया कर और उपहार आदि था। और लगान जो है, टैक्स कितना लिया जाता था भूमि से? तो 1/3 लिया जाता था। बहुत सारे इतिहासकार बोलते हैं कि 1/2, लेकिन ज्यादा मत दिया गया है 1/3 का। और उसके बाद और आगे आते हैं तो भूमि नापने में सुधार की किस व्यवस्था की है शेरशाह ने, वो देखिए कौन कौन। भूमि माप के लिए सिकंदरी गज का प्रयोग किया गया। अब सिकंदरी गज किसका बनाया हुआ था? तो सिकंदर का बनाया हुआ था। सिकंदरी गज एवं सज डंडी का प्रयोग किया गया, और इस डंडी का जो मतलब कि कितना लंबा डंडी था, तो कहा जाता है 31 अंगुल या फिर इसको 32 इंच का हुआ करता था, ठीक है। अब आगे ये किसानों को पट्टे पर खेत दिया जाता था, और ऐसे ने ही किसान द्वारा कबूलियत पत्र द्वारा स्वीकार करवा कर दिया जाता था किसानों को खेती करने के लिए। और इसी के विचार से, इसी के प्रशासन से प्रभावित हुए थे आपका अकबर, और अच्छे अच्छे काम अकबर ने भी किए थे। और आगे ये उसने क्या किया कि पुराने सिक्कों को बंद कर दिया, पुराने सिक्के की जगह नए सिक्का चलवा। वो क्या क्या? चांदी के रुपए, चांदी के रुपए। सबसे पहले रुपया जो चलवाया था वो था शेरशाह। वो किसका वजन कितना था चांदी के रुपए का? तो 180 ग्राम था, 180 ग्राम। उसके बाद तांबे का सिक्का चलवाया जिसको दाम बोला गया, इसका वजन कितना था? तो 380 ग्राम चलवाया, ठीक है। अब आइए टकसाल, जहां पर मतलब कि सिक्कों का निर्माण होता है उसको टकसाल बोलते हैं। तो उनके समय में टकसालों की संख्या कितना था? 23 था। अब और आगे आ जाइए, सबसे लास्ट में हम ये बता देंगे आपको सड़क एवं सराय के बारे में। और इधर आते हैं न्याय एवं गुप्तचर। तो अब का केंद्र में जो सबसे मेन जो होते थे अधिकारी न्याय के, वो खुद राजा हुआ करता था। शेरशाह सुल्तान स्वयं सबसे बड़ा न्यायाधीश था। उसके बाद उसने सुल्तान उल अदल की क्या ली? उपाधि ली। और पूरे यदि शासक में देखा जाए तो सबसे न्यायप्रिय शासक के रूप में जाना जाता है शेरशाह का। सबसे न्यायप्रिय शासक थे, पर दंड विधान कठोर था। कहने का मतलब दंड कठोर था। हाथ के बदले हाथ काट लिया जाता था, मांस के बदले मांस शरीर से निकलवा लिया जाता था। दंड कठोर था, लेकिन न्याय जो था न्याय प्रिय शासक था, ठीक है। अब आइए मुंसिफ एवं मुंसिफा। अब काजी हुआ करते थे छोटी स्तर पर न्याय देखने के लिए, क्योंकि सारा न्याय खुद स्वयं शेरशाह मतलब कि राजा नहीं कर सकता था। काजी आदि न्याय करते थे। उसके बाद सूचना के लिए गुप्तचर की नियुक्ति की जाती थी। यहाँ पे काजी लोग, जैसा समझिएगा इस्लाम धर्म में जो मुस्लिम समुदाय के लोग हुआ करते हैं, कोई मतलब कि विवाद होता है तो बोला जाता है कि चलिए काजी साहब के पास चलते हैं। हम लोग में गांव का जो मतलब कि कुछ विवाद होता है तो चलिए किनके पास चलते हैं? तो सरपंच साहब के पास, ठीक है। तो उसी तरीका था, छोटे छोटे जो विवाद हुआ करते थे उसको देखने के लिए काजी का नियुक्ति किया जाता था, ठीक है। मुंसिफ एवं मुंसिफा। चलिए सूचना के लिए कुछ गुप्तचर के भी नियुक्त किया जाता था, गुप्तचर को। उसके बाद आइए सैनिक व्यवस्था कैसा था। तो सैनिक व्यवस्था की बात की जाए तो घुड़सवार सेना था, पैदल सेना था, हाथी सेना था बड़े बड़े किलों को तोड़ने के लिए, और उसके बाद तोपखाना भी था। और सैनिक को नगद वेतन दिया जाता था। अब आगे आइए और समझिएगा, घोड़ों को दागने और
सैनिकों को हुलिया लिखे जाने की प्रथा इसने फिर से चलवा दी। यह प्रथा किसने शुरू करवाई थी? तो यह प्रथा आपका अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू करवाई थी। घोड़े दागने ये सैनिकों को हुलिया लिखने, मतलब कि कैसा सैनिक है उसका रिटर्न लिया जाए, थंब लिया जाए, जो अब होता है उसी तरीके का सैनिकों का पहचान किया जाता था। चलिए, शेर शाह ने, यहाँ पर लिखा हुआ, शेर शाह ने अलाउद्दीन पद्धति को क्या कर दिया? पुनः जीवित कर दिया। कहने का मतलब ये जो था घोड़ों को दागने और सैनिकों को हुलिया लिखे जाने की प्रथा किसने शुरू करवाया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू करवाया था। और उसी विधि को पुनः जीवित कर देते हैं कौन? शेर शाह। अब आगे आइए, अब यहां पर चलाइए, सड़क एवं सराय। सड़क एवं सराय, तो कुछ सड़क एवं सराय का निर्माण किए थे उसने। तो जीटी रोड की मरम्मत करवाए, और जीटी रोड की मरम्मत करवाए, और जीटी रोड के किनारे सराय का भी रहने के लिए मुसाफिरों का व्यवस्था करवा दिया। कहने का मतलब सराय का मतलब छोटा छोटा रूम बना दिए रहने के लिए, और उसमें कुआं का निर्माण करवा दिए। ठीक है, तो लगभग 1700 सरायों का निर्माण करवाए थे। अब आइए, जीटी रोड बनाया हुआ किसका था? तो ये था आपका अशोक का बनाया हुआ, जो कि आपका कोलकाता, पश्चिम बंगाल से कोलकाता और कोलकाता से लेके पाकिस्तान के पेशावर तक यह रोड जाती है। इसको NH2 के नाम से जाना जाता है, NH2। चलिए और आगे आइए, 1700 सरायों का निर्माण करवाया। अब पहली बार भारत में डाक प्रथा स्टार्ट करने का श्रेय जाता है, तो ये किनको जाता है? शेर शाह को जाता है। चलिए और हम लोग अंतिम की ओर चलेंगे, शहर और इमारतें। शहर और इमारतें, तो उत्तर पश्चिम सीमा पर रोहतास गढ़ नाम का दुर्ग बनवाया। ये पड़ता आपका रोहतास जिला में, क्योंकि इनके पिताजी जो थे सासाराम के जमींदार थे, बहुत सारा जमीन इनके भरा पड़ा हुआ था इनको, तो इसलिए उत्तर पश्चिम सीमा पर रोहतासगढ़ नाम का दुर्ग बनवाया। उसके बाद और क्या काम किए? तो कन्नौज नगर की जगह शेरसूर नगर बसाया। उसके बाद पाटलिपुत्रा, पटना का नाम पहले पाटलिपुत्रा था, और पाटलिपुत्रा से नाम हटाकर पटना किस शासक ने रखा था? तो शेर शाह ने, शुरू ने। तो चलिए, पटना नगर की क्या किए? स्थापना करवाए। उसके बाद सासाराम में झील के बीच में स्वयं का मकबरा बनवाए। चलिए, उसके बाद एक क्वेश्चन तो कई एक बार आया हुआ है, याद रखिएगा। उसके बाद किला ए कुहना मस्जिद का निर्माण करवाया, वो आपका कहाँ था? दिल्ली में था। तो इस तरीके से हम लोग शेर शाह के प्रशासन के बारे में आज हम लोग नॉलेज ले चुके हैं। इसको ज्यादा नहीं, एक दो बार कॉपी पे पेन डाउन कीजिएगा, उसके बाद अपने आप ये याद हो जाएगा इनका क्या क्या काम था। ठीक है, तो आप लोग व्यू नहीं आ रहा, थोड़ा सा वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, जहां पे प्रॉब्लम होगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए आज के लिए यहीं तक।